सो नेक्स्ट हमारे पास आती है 13.3 एक्सरसाइज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये एक्सरसाइज बेस थ्योरम पे बेस्ड है। अगर मैं बेस थ्योरम के बारे में बोलूँ जिस पे ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है, देखो आपको एनसीईआरटी में आपको पूरी इसका थ्योरी मिल जाएगी, पूरी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। मैं यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। यहाँ से देखिए, ये बेस थ्योरम का इन्होंने पूरा बता रखा है। इफ E1 E2 En आर नॉन एम्प्टी इवेंट्स एंड ऑफ सैम्पल स्पेसेस एंड ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है, देन आपको ये पूरा बता रखा है फॉर I इज इक्वल टू 1 2 3 n। ये आपका जो ये डिस्क्रिप्शन है, इसको समझाने को कोई बात नहीं है, बट ये डिस्क्रिप्शन कहीं भी काम नहीं आने वाली एंड आपको समझने में भी बहुत दिक्कत आएगी। बेस थ्योरम वैसे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है इसकी इम्प्लीमेंटेशन से, कि इम्प्लीमेंटेशन इसकी कैसे होती है और क्वेश्चन इसके कैसे सॉल्व होते हैं, बेस थ्योरम लगती कहाँ पे है। ठीक है, तो आपको मैं क्वेश्चन के साथ ही समझा रही हूँ। एंड ये जो यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, पी ई बेस में आई अपॉन ए, ये पी ई आई इंटू पी ए अपॉन ई आई, ये आपको इस तरीके से समझने में बहुत दिक्कत आएगी, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको थोड़ा इजियर वे में समझा दूंगी, वो क्वेश्चंस के साथ समझ में आएगा। इसका इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं दे रही, क्वेश्चन के साथ साथ में ही हम बेस थ्योरम समझेंगे कि क्या है ये फॉर्मूला। बेसिकली आपको समझने की जरूरत है एंड कहाँ पे लगनी है वो समझने की जरूरत है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं सीधा। एक्सरसाइज 13.3 फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको बोला है एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अर्न मतलब एक तरीके का आप वो मान लीजिए जैसे लोटा होता है, वो है एक कंटेनर है बेसिकली। उसमें 5 रेड बॉल्स है, 5 ब्लैक बॉल्स है। अ बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न। अब कंडीशन क्या है, इस अर्न में से एक बॉल निकाल दी, उसका कलर हमने नोट कर दिया और फिर वो बॉल वापस डाल दी उसी अर्न में, उसी कंटेनर में। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर, अब जो कलर की पहले निकाली थी ना, 2 एडिशनल बॉल्स बाद में उसी कलर की ड्रॉन आर पुट इनटू द अर्न। ठीक है, जो 2 एडिशनल बॉल्स और निकाली वो फिर से वापस उसी अर्न में दोबारा डाल दी। एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, और लास्ट में एक बॉल फिर से निकाल दी। What is the probability that the second ball is red? आपको बताना है जो दूसरी टाइम पे आपने बॉल निकाली वो बॉल रेड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले तो देखो क्वेश्चन अभी पढ़ते हुए हो सकता है आपको बहुत कंफ्यूजन हो रही हो कब क्या निकला, तो उसको थोड़ा बाइफरकेट करते हैं, उसको समझते हैं। आपने सबसे पहले एक बॉल निकाली, यहाँ केस में आपने एक बॉल निकाली थी। ठीक है, बॉल ड्रॉन जो है वो फर्स्ट केस में यहाँ पे हुआ, उसका कलर नोट किया, वापस आपने अर्न में डाल दिया। फिर आपने 2 एडिशनल बॉल्स और निकाल दी उसी कलर की, बट वो वापस भी डाल दी। ठीक है, वो नहीं मतलब बाहर रखी आपने, वो वापस भी डाल दी। देन अ बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम, और फिर आपने एक और बॉल और निकाल दी। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे जो ये बॉल निकाली, सेकंड नंबर पे जो ये बॉल निकाली, अब सेकंड नंबर वाली बॉल जो है वो रेड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। ठीक है, अब यहाँ ऐसे केसेस में देखो क्या है कि आपको ना काफी सारी कंडीशंस दे रखी हैं। अब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ पढ़ना कि अ बॉल से लेके यहाँ तक रैंडम तक, एक कंडीशन के ऊपर बेस्ड दूसरी चल रही है, फिर दूसरी के ऊपर बेस्ड तीसरी चल रही है, यानी डिपेंडेंट है। इससे पहली जो हमने एक्सरसाइज की थी उसमें क्या चलता था कि इफ एंड देन की कंडीशन है कि अगर एक ये चीज हो गई है तो उस पे बेस्ड दूसरी निकालो। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, कंडीशंस ज्यादा चल रही हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि जब कंडीशंस ज्यादा चल रही हैं, तो उस केस में आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। ठीक है, एंड हर बार आज तक हर साल के पेपर में बेस थ्योरम से प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन आता ही आया है, सो इम्पोर्टेंट है। ये मैं ये नहीं कहूंगी कि ये मुश्किल है,
क्योंकि एक बार आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में आपको सिर्फ समझने में लग जाएगा कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, बट उसके बाद यू विल गेट टू नो कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट को समझो कि कहाँ लगना है। जब हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस दे रखी हैं एंड जो कंडीशन दे रखी हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इस तरीके की हमें कंडीशंस दे रखी है, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करने का तरीका देखो। जब भी हम बेस थ्योरम अप्लाई करते हैं हमारे पास ना इवेंट्स होते हैं, हमारे पास कुछ प्राइमरी इवेंट्स होते हैं जो हमें लेने होते हैं। प्राइमरी इवेंट्स मतलब जिनके बिना क्वेश्चन नहीं चल सकता, जो क्वेश्चन का बेस है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो मेरे पास दो चीजें थी कि 5 रेड बॉल्स है और 5 ब्लैक बॉल्स है। मेरे पास दो ये चीजें मेन है जिसके बिना ये क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा। अगर इन्हीं को हटा दूं तो बाकी मैं कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकती, है ना। तो मैंने यहाँ पे इवेंट मान लेना है कि लेट जो इवन इवेंट है, क्योंकि हमें इन क्वेश्चंस में E1 E2 एंड एक कॉमन इवेंट हमें मानना पड़ता है। तो पहले हम मान लेते हैं कि इवन इवेंट है, और इवन इवेंट क्या है कि जो बॉल निकाली वो रेड है, क्योंकि हमारे पास दो ही इवेंट्स है, रेड एंड ब्लैक वाले। तो जो E2 इवेंट है उसको हम मान लेते हैं कि बॉल ड्रॉन ब्लैक है, ठीक है। ये दोनों इवेंट्स तो हमारे प्राइमरी इवेंट्स हैं। उसके बाद एक इवेंट हमने ए मान लेना है, ठीक है। ए इवेंट बेसिकली क्या है कि जो हमने यहाँ पे सेकंड बॉल ड्रॉ की, मोर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर, जो पहले हमने कलर नोट किया था उसी कलर की 2 एडिशनल बॉल्स ड्रॉ की, एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम। वही सेम कलर की बॉल हमने उनमें से निकाल दी, ठीक है। तो अभी मतलब जो कॉमन पार्ट चल रहा है, देन अ बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम, मतलब जो कलर की हमने पहले डाल दी थी बॉल उसी में से हमने दोबारा से बॉल निकाल ली। मतलब अब एक बॉल जो बाहर निकाली है वो हमारा यहाँ पे कॉमन पार्ट है, क्योंकि ये कंडीशन एंड ही यहाँ पे हो रही है, स्टार्ट बॉल से हुई और यहाँ पे हमने एक बॉल निकाल दी। और जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि सेकंड बॉल इज रेड, वो हम बाद में देखते हैं। ये बेस थ्योरम के फॉर्मूला तक जब हम पहुंच जाएंगे ना, तब हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि ये सेकंड बॉल इज रेड की प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। अभी सिर्फ हम इवेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो एक इवेंट हमारे पास जो प्राइमरी इवेंट है कि बॉल ड्रॉन रेड है, दूसरा प्राइमरी इवेंट की बॉल ड्रॉन ब्लैक हो सकती है, और तीसरा कि हमने जो सेकेंड बार बॉल ड्रॉ करनी है उसका भी तो इवेंट चाहिए ना, क्योंकि वहीं पे जाके कंडीशन खत्म हो रही है। सो वो मेन कंक्लूजन आप कह सकते हो इस क्वेश्चन का। तो आपको वहां पे उस इवेंट को, जो आपका कंक्लूजन पार्ट होगा या फिर जो आपका कॉमन पार्ट होगा, आपने उसको ए इवेंट मान लेना। तो आपका कॉमन पार्ट जो कंक्लूजन पार्ट है, ड्रॉन सेकेंड बॉल इज ऑफ द सेम कलर, ठीक है। जो आपने कलर पहले नोट किया था वही कलर का आपने निकाल दिया, ठीक है। अब क्या करना है, जब आपने इवेंट्स डिसाइड कर लिए, अब आपने एक एक करके पहले तो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जैसे पहला इवेंट E1 था, मैंने E1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। E1 इवेंट क्या है कि बॉल ड्रॉन रेड होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में देखो रेड बॉल्स कितनी है 5, और टोटल बॉल्स कितनी है 5 + 5, 10 टोटल बॉल्स है, ठीक है। तो यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/10। ऐसे ही मुझे E2 इवेंट की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। E2 का मतलब कि बॉल ब्लैक होनी चाहिए। अगर हम ब्लैक बॉल देखें तो वो भी 5 है और टोटल बॉल्स 10 है, तो यानी कि आपके पास 5/10 हो गई। अब जब E1 और E2 इवेंट हमारे निकल गए, देन अगला पार्ट हमने निकालना होता है प्रोबेबिलिटी A/E1। A/E1 मतलब यहाँ पे E1 की कंडीशन इफ वाली कंडीशन है, दी हुई है। जैसे आप वो निकालते थे ना E/F, नीचे वाली कंडीशन गिवन थी, ऊपर वाली फाइंड आउट करनी है, सेम वैसा ही है। A/E1, E1 की कंडीशन आपको इफ है और A की कंडीशन आपको देन, मतलब फिर क्या होगा। सो E1 जो है यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, बॉल ड्रॉन रेड है। अगर बॉल ड्रॉन रेड है तो वो सेम कलर में ही आएगी, जो हमने दो बॉल्स निकाली हैं वो सेम कलर में ही आएगी। ये आपका A/E1 हुआ, क्योंकि E1 क्या है, बॉल ड्रॉन इज रेड। ए क्या है कि वो जो दो बॉल्स हैं वो सेम कलर में आएंगी, ठीक है। अब सेम कलर मतलब अगर मैं रेड इवेंट का चेक कर रही हूँ तो मतलब मैं रेड कलर की बात कर रही हूँ। तो हमारे पास बेसिकली कंडीशन क्या होंगी, देखो 5 ब्लैक बॉल्स तो चली रही थी, हमारे पास 5 रेड बॉल्स थी, बट उसमें दो जो बॉल्स हमने डालनी है वो अब हम रेड कलर की डाल रहे हैं। यहाँ पे बोला है ना 2 एडिशनल बॉल्स, तो जो ये 2 एडिशनल बॉल्स हैं अब हम वो रेड कलर की डाल रहे हैं।
क्योंकि मैं ए बाय E1 चेक कर रही हूँ, E1 इवेंट रेड कलर का है, ठीक है। तो यानी मेरी ये कंडीशन हो गई। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या हुई, 7 + 5 12। और क्योंकि मैं रेड कलर की चेक कर रही हूँ तो रेड कलर की मेरी 7 बॉल्स हैं, तो ये 7/12 हो गया। जिस तरीके से हमने A/E1 निकाला है उसी तरीके से हम A/E2 भी निकालेंगे। अब E2 क्या है, कि हमारे पास बॉल ड्रॉन ब्लैक है। अब ब्लैक होनी चाहिए और जो 2 बॉल्स डालनी है वो भी ब्लैक कलर की होनी चाहिए। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, 5 रेड बॉल्स तो थी, अब ब्लैक 5 बॉल्स थी, उसमें 2 बॉल्स और ब्लैक की डाल दी, यानी 7 ब्लैक बॉल्स हो गई। तो अब अगर मैं ब्लैक बॉल यानी E2 ब्लैक बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगी, तो ब्लैक बॉल तो मेरे पास 7 है और टोटल बॉल्स जो है वो 5 + 7 कितनी हो जाएंगी, इन दोनों को प्लस करके 12 बॉल्स हो जाएंगी। तो ये भी निकाल दी, ठीक है। तो अभी तक अगर बेसिक बेसिक समझें, आपको जो इवेंट्स आपने ले रखे हैं, E1 की प्रोबेबिलिटी निकालो, E2 की निकालो, फिर आपको ए के साथ इनकी निकालनी है, A/E1 निकालनी है, A/E2 निकालनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं जो आपको फाइंड आउट करने का पार्ट बोला है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड, ठीक है। रेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए कि जो ये बॉल है सेकंड बॉल वो रेड होनी चाहिए, यानी वो ए की तो बात कर रहा है और साथ में रेड की बात कर रहा है, यानी ए के साथ E1 की बात कर रहा है। तो आपने जब निकालना है बेस थ्योरम में तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, E1/A, मतलब ए आपके पास क्या था, सेकंड बॉल ड्रॉन इज रेड होनी चाहिए, यानी रेड वाला क्या है आपके पास, फाइंड आउट वाला। तो E1 आपके पास ऊपर आएगा और सेकंड बॉल तो आपकी है ही है, तो वो आपके पास ए नीचे पार्ट आएगा, क्योंकि नीचे हम गिवन लिखते हैं, ऊपर हम फाइंड आउट का पार्ट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला बनाएंगे, ये आपका वो पार्ट है जो कि आपका जो पूछा हुआ है उसको डिपिक्ट करता है। अब फॉर्मूला क्या होता है, बेस थ्योरम का कैसे लगाते हैं फॉर्मूला, वो देखो। आपने E1/A निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। क्योंकि आपने इसका निकाल रहे हो तो आप E1 इंटू जो हमने A/E1 निकाला है, ए का E1 के साथ, वो हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे। और डिनोमिनेटर की बात करें तो जैसे हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखते हैं, ये वैसे ही है, एक तरीके से ये फॉर्मूला वही है। ऊपर क्या चल रहा है कि फेवरेबल आउटकम कौन सी है, और नीचे क्या चल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसी हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम यूजुअली प्लस कर करके लिखते हैं, बट यहाँ पे बेस थ्योरम में तरीका थोड़ा अलग है। सो यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हुई, एक तो P/E1 इंटू PA/E1, ये हो गया, प्लस मेरे पास दूसरा इवेंट भी तो था, उसको भी ऐसे लिखेंगे, PE2 इंटू PA/E2। ये एक पैटर्न है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो, आपको बहुत अटपटा सा लग रहा होगा कि इसको कैसे लर्न करना है, बट ट्रस्ट मी, जब आप एंड तक पहुंचेंगे आपको ये बहुत आसान लगेगा। अभी नया है तो इसलिए ऐसे लग रहा है आपको। सो आपने ये एक फॉर्मूला लिख दिया, प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब क्या है, वैल्यूज डालनी है। इसके बाद वाला पार्ट तो कुछ भी नहीं है, मतलब आप यहाँ तक पहुंच गए ना कि ये आपने फॉर्मूला लिख दिया, आपको पता चल गया कि किसका फॉर्मूला लगना है। उसके बाद तो नॉर्मल कैलकुलेशन है। देखिए प्रोबेबिलिटी E1 की हमने 5/10 निकाली, A/E1 7/12 निकाली, इधर E1 5/10, A/E1 7/12, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 5/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 7/12। आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेशन। और हाँ, एक चीज, जस्ट अ सजेशन, अगर आप करना चाहते हैं, बाकी आप कैंसिल करके भी कर सकते हैं, इट इज टोटली अप टू यू। यहाँ पे आप बजाय कि इधर ऊपर नीचे कैंसिल करें कहीं पे भी, अगर आपको लग रहा है, जैसे देखिए इधर नीचे 10 × 12, इधर भी 10 × 12, इधर भी 10 × 12, तो आपका एलसीएम सेम बन रहा है, तो काटने की बजाय अगर आप एलसीएम लेके कर लोगे ना, तो आपको कैलकुलेशन आगे जाके इजी पड़ जाएगी, सीधा सीधा कैंसिल हो जाते हैं, देन आपको थोड़ा सा आसान हो जाता है। बाकी आपकी विश है कि आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है। सो अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन था, नहीं समझ में आया ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, बेस थ्योरम में बच्चों को थोड़ा सा समझने में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है। हम आगे क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अ बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स 4 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 4 रेड 4 ब्लैक बॉल्स हैं, दूसरा बैग है जिसमें 2 रेड 6 ब्लैक बॉल्स हैं। वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम। आपने दोनों में से कोई भी बैग सिलेक्ट करना है। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड।
अब मान लो आपके सामने दो बैग पड़े हुए हैं, आपको नहीं पता किस बैग में कौन सी बॉल्स है। आप गए, आपने बॉल सिलेक्ट करनी थी, तो आपने दोनों बैग में से कोई भी बैग सिलेक्ट किया, फिर उसमें से आपने बॉल निकाल दी। वो बॉल निकाली तो वो बॉल रेड कलर की निकली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। अब वो फर्स्ट बैग से ही होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। ठीक है, ये ना थोड़े उल्टे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको बैग का पहले पूछा, आपको बॉल का नहीं पूछा। ये भी एक कंडीशन होती है कि आपको बेस थ्योरम से अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो कंडीशंस इंटरलिंक्ड है। आपने दो बैग्स थे आपके पास, यानी कि आपको यहाँ पे ध्यान आ जाना चाहिए, दो इवेंट्स की बात कर रहे हैं वो। फिर एक बैग में से आपने एक बॉल निकाली जो कि रेड कलर की निकली। फिर आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि वो जो बॉल ड्रॉन है वो फर्स्ट वाले बैग में से होनी चाहिए। अब इसको ना थोड़ा सा मैं इवेंट के हिसाब से प्लॉट करके बताती हूँ, आपको क्लैरिटी होगी। देखो, अब इवेंट जब हम लेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास ये नहीं है ना कि हमने बॉल रेड निकालनी है। पहले आप जाओगे, पहले तो आप सिलेक्ट करोगे ना कि आप कौन से बैग में से बॉल निकालने वाले हो। यानी जो हमारे प्राइमरी इवेंट्स हैं, जो E1 इवेंट है वो ये है कि बैग 1 को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। E2 इवेंट है कि शायद हम बैग 2 को सिलेक्ट कर दें। ठीक है, ये हमारे प्राइमरी इवेंट्स हैं। अब ए जो हमारा कॉमन इवेंट है वो ये है कि जो भी हम बैग सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें से बॉल कौन सी निकलनी चाहिए, रेड कलर की निकलनी चाहिए। ये हमारा मेन है कि रेड निकलनी चाहिए। तो ए इवेंट क्या होगा कि रेड बॉल हमने निकाल दी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इवेंट्स बन गए हैं। उसके बाद आपको पता ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। ये आपने निकालनी है चीजें। अब इसको कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट बैग है, उसमें क्या था, 4 रेड 4 ब्लैक। सेकेंड बैग में 2 रेड 6 ब्लैक, ये आपका चल रहा था। अब देखो, जब आपके सामने दो बैग्स पड़े हैं, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि क्या चांसेस हैं, आप उन दोनों बैग्स में से किस बैग को चूज करोगे, इसके क्या चांसेस हो सकते हैं। आप पहले वाले को भी चूज कर सकते हो, आप दूसरे वाले को भी चूज कर सकते हो। यानी 50-50% चांसेस हुए आपके पहले वाले को भी चूज करने के और दूसरे वाले को भी चूज करने के। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 निकालती हूँ, यानी कि मैं बैग 1 को सिलेक्ट करती हूँ, तो उसके क्या हो गए, टोटल दो बैग्स हैं और बैग 1 एक ही है। चाहे मैं 50% करके लिखूं, 50/100 करके लिखूं, या मैं उसको 1/2 लिख दूं, बात तो एक ही है। सेम अगर मैं E2 बैग की बात करूं कि बैग सेकेंड वाला मैंने सिलेक्ट किया है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी, या मैं 50% यानी कि 50/100 लिख दूं। ठीक है, देन आपने A बाई E1 निकालना है। अब A बाई E1 का मतलब क्या है कि E1 यानी कि आपने बैग 1 सिलेक्ट किया और उस बैग 1 में से रेड कलर निकला, ये A बता रहा है। ठीक है, अब बैग 1 सिलेक्ट किया, ये रहा बैग 1, उसमें से रेड कलर निकला, यानी 4 रेड के थे, तो 4 प्रोबेबिलिटी होगी। और बैग 1 में टोटल कितने हैं, 4 रेड 4 ब्लैक 8। ऐसे ही A बाई E2 करते हैं, यानी आपने E2 सेकेंड बैग सिलेक्ट किया और उसमें से रेड कलर निकला, A मतलब रेड कलर, तो सेकेंड बैग में रेड कलर कितना है, 2 ही रेड बॉल्स है, तो प्रोबेबिलिटी 2 होगी। और टोटल कितनी है सेकेंड बैग में, 6 + 2 8 होगी। ठीक है, निकाल दिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि फाइंड क्या करना है, क्योंकि बेस का फॉर्मूला वहीं से बनता है। आपको पूछा है दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। देखो बॉल तो रेड ही निकलनी चाहिए, बट बोला क्या है, फर्स्ट बैग से निकलनी चाहिए। तो यानी आपको क्या निकालना है, रेड तो है ही है, गिवन वाला पार्ट नीचे है कि ए रेड तो है ही है, बट कहाँ से निकालनी है, फाइंड आउट वाला क्या है, E1 से निकालनी है, फर्स्ट बैग से निकालनी है। यानी आपका फॉर्मूला P ऑफ E1 बाय A का बनेगा। अब E1 का A के साथ बनाना है, तो न्यूमिरेटर में फेवरेबल आउटकम क्या होंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1, ये हमारी फेवरेबल आउटकम है। और टोटल आउटकम्स हमारी क्या होंगी, पहले E1 इंटू A बाय E1 की प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरा इवेंट भी तो है, प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी A बाय E2। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। E1 की प्रोबेबिलिटी 1/2, A बाय E1 4/8 जो हमने ऊपर निकाली है। ऐसे ही नीचे भी 1/2 इंटू 4/8, इधर E2 की प्रोबेबिलिटी 1/2, A बाय E2 की प्रोबेबिलिटी 2/8। इसको सॉल्व करेंगे 4/6 यानी 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप पहले क्वेश्चन से बेटर अब सेकेंड क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी भी कोई कमी है आपको, थर्ड क्वेश्चन में वो पूरी हो जाएगी।
थर्ड क्वेश्चन देखिए, if of the students in a college, it is known that 60% reside in hostel, 40% are day scholars, यानी जो हॉस्टल में नहीं रहते। ठीक है, कुछ बच्चे 60% हॉस्टल में रहने वाले हैं कॉलेज के, और कुछ बच्चे हैं जो हॉस्टल में नहीं रहते, यानी रोज आना जाना करते हैं घर से। Previous year result report that 30% of all the students who reside in the hostel attain A grade। मतलब पिछले साल का रिजल्ट ये कहता है कि 30% स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहते थे और उनका ए ग्रेड आया है, और 20% डे स्कॉलर्स थे जिनका ए ग्रेड आया है। At the end of the year, one student is chosen at random from the college and he has an A grade। अब एंड ऑफ द ईयर में, मतलब ये मेन मुद्दे की बात है। मेन क्या है कि लास्ट में जो स्टूडेंट चूज किया गया है उसका ए ग्रेड आया है, ये मेन बात है। यानी वो जो ए इवेंट आप लेते हो वो ये है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज अ होस्टलियर। अब होस्टलियर होगा और उसका ए ग्रेड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये आपको बतानी है। ठीक है, तो लिख लेते हैं डेटा। अब देखो दो ही मेन इवेंट लग रहे हैं ना, यहाँ पे हॉस्टल का इवेंट लग रहा है और एक डे स्कॉलर का इवेंट लग रहा है, क्योंकि ये प्राइमरी इवेंट है, इसके ऊपर ही बाकी सब कुछ बेस्ड है। ठीक है, तो पहले इनको देख लेते हैं। आपके पास E1 इवेंट है कि जो हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं, रिजाइड इन हॉस्टल। E2 इवेंट है जो डे स्कॉलर्स हैं, यानी नॉट रिजाइडिंग इन हॉस्टल। और ए इवेंट क्या है कि जिनका ग्रेड ए आ रहा है, क्योंकि कॉमन पार्ट यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि क्या है कि एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चोजन एट रैंडम एंड ही हैज एन ए ग्रेड। तो कॉमन बात ये है, तो ए इवेंट अटेनिंग एन ग्रेड ए। अब क्या करना है, वही जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। E1 इवेंट जो है कैसे लेंगे, 60% जो है वो हॉस्टल में रहते हैं, तो यानी कि 60/100। E2 इवेंट यानी डे स्कॉलर्स, तो 40% डे स्कॉलर्स है, 40/100। अब A/E1 निकालना है, यानी हॉस्टल में रहने चाहिए और उनका ए ग्रेड आना चाहिए। यही बात हुई A/E1 की। तो हॉस्टल में रहना और उनका ए ग्रेड आए, तो 30% ऑफ स्टूडेंट्स हु रिजाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड, यानी वो कितने हैं 30%, 30/100। और ऐसे स्टूडेंट A/E2 यानी जो डे स्कॉलर है और उनका ए ग्रेड आए, तो क्वेश्चन में ही दे रखा है कि 20% ऑफ डे स्कॉलर अटेन ए ग्रेड, तो 20% है यानी 20/100। अब फाइंड आउट आपको क्या करना है, सब कुछ तो निकाल दिया। अभी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज अ होस्टलियर, वो होस्टलियर होना चाहिए, यानी हॉस्टल में रहने वाला होना चाहिए, और मेन बात तो ये है ना उसका ए ग्रेड आना चाहिए। तो यानी कि आपके पास हॉस्टल वाला यानी E1 और उसका ए ग्रेड आना चाहिए यानी कि ए। तो आपको प्रोबेबिलिटी E1/A निकालनी है। तो फॉर्मूला वही, E1/A निकालनी है तो फेवरेबल आउटकम क्या होगी, E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E1। और टोटल आउटकम्स क्या होंगी, E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E1 प्लस E2 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E2। ये होगी। वैल्यूज डाल दीजिए, E1 की वैल्यू 60/100, A/E1 30/100, नीचे इधर 60/100 इंटू 30/100, इधर E2 40/100 इंटू 20/100। नॉर्मल वैल्यू यहाँ पे भी कैंसिल करने की बजाय देखिए एलसीएम लेके मैंने किया है, तो आपका ज़्यादा जल्दी हो जाता है क्या, और जो आपके चांसेस हैं गलती के वो भी कम रह जाते हैं। तो यहाँ पे कैंसिल करके आपका 9/13। ठीक है, अब मैं आपको अगला क्वेश्चन जो है, एक बार अगला क्वेश्चन खुद पढ़ के देखिए और रिलेट करिए ज़रा इसको बे थ्योरम से। आपको मैं 1 मिनट दे रही हूँ एंड उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि इवेंट क्या क्या बन सकते हैं इसमें। ठीक है, जस्ट 1 मिनट लीजिए, पढ़िए जरा एक बार खुद क्वेश्चन।
हाँ जी, आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो सबसे पहले नव्या आप बताइए कि इवेंट्स कौन कौन से आपको लग रहे हैं कि बन सकते हैं। Probability he knows the answer. हम्म। Probability he guesses the answer. ओके, ये आप कह रहे हैं कि ये And E1 और E2 इवेंट बनेंगे, है ना? yes, ma'am. ओके, और ए इवेंट कौन सा बनेगा? Student who guesses the answer will be correct. हाँ, जो आंसर गेस करेगा वो करेक्ट होगा। गुड, वेरी गुड। तो देखो इसको कैसे करेंगे। आपको बोला है इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट ईदर नोज द आंसर और गेसेस, या तो वो आंसर जानता है या वो गेस मारता है। लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी कि उसको आंसर पता है, ही नोज द आंसर, एंड 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो गेस कर रहा है आंसर। assuming that a student who guesses the answer will be correct विद प्रोबेबिलिटी 1/4, एज्यूम कर रहे हैं कि अगर जो इंसान गेस कर रहा है आंसर वो करेक्ट निकलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। So what is the probability that student knows the answer given that he answered it correctly? ये what is the probability, तो ये फॉर्मूला वाली स्टेप में आता है। तो ये फॉर्मूला वाला पहले बाद में करेंगे, उससे पहले वाली कंडीशंस कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, दो इवेंट्स हैं आपके पास कि एक तो ही नोज द आंसर, सेकेंड इवेंट है कि ही गेसेस द आंसर, और ए इवेंट कॉमन बात है कि आंसर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब इवेंट्स की निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कि वो उसको आंसर पता है, उसको आंसर पता है, इसकी प्रोबेबिलिटी तो आपको 3/4 दे रखी है, तो 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कि वो गेस कर रहा है आंसर, वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1/4 दैट ही गेसेस द आंसर, तो यहाँ पे E2 की प्रोबेबिलिटी 1/4। अब आपको A/E1 निकालना होता है। अब A/E1 का मतलब E1 क्या है कि उसको आंसर पता है, और ए क्या है कि आंसर करेक्ट है। अब देखो जब आंसर पता ही है तो वो आंसर करेक्ट ही है, इसमें चांसेस वाली तो कोई बात ही नहीं हुई। जब कोई इवेंट श्योर इवेंट आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 ही होती है। तो यहाँ पे उसको आंसर पता है एंड आंसर इज करेक्ट, तो श्योर इवेंट का केस चल रहा है, तो आपके पास 1 प्रोबेबिलिटी होगी। अब ये चीज बच्चों को नहीं समझ में आती क्योंकि ये क्वेश्चन में कहीं डायरेक्टली नहीं दी हुई ना, ये आपका कॉमन सेंस है। ये उससे आपने लिखना है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये श्योर इवेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, E2 मतलब कि उसने आंसर गेस किया और वो आंसर करेक्ट होना चाहिए। अब गेस किया तो वो करेक्ट होना चाहिए, वो तो यहाँ पे दे रखा है, assuming that he guesses और वो करेक्ट हो जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, तो यहाँ पे A/E2 की प्रोबेबिलिटी 1/4। अब आपको पूछा है यहाँ पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट नोज द आंसर। अब देखो नोज की बात की गई है, नोज यानी कि E1 इवेंट की बात की है, एंड ही आंसर्ड इट करेक्टली, करेक्ट आंसर यानी ए की बात की गई है। सो फॉर्मूला किसका लगेगा, E1/A का, क्योंकि ए वाला तो उसको पता ही है कि करेक्ट आना है, बट वो नोज द आंसर, वो वाली आपको निकालनी है। तो यहाँ पे आपके पास P/E1, क्योंकि हमें फेवरेबल आउटकम क्या होगी, P/E1, और प्रोबेबिलिटी A/E1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल, सॉरी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास क्या होंगी, प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E1 फर्स्ट प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E2, ये हमारी टोटल आउटकम्स है। अब वैल्यू डाल दीजिए, E1 की वैल्यू 3/4, A/E1 1 है, E1 3/4 इंटू A/E1 1 है, E2 1/4 और A/E2 1/4। अब सॉल्व करेंगे, आपके पास 12/13 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ओके।